नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व क्या है, दूसरा भारतीय कृषि की प्रमुख चुनौतियां, तीसरा भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं, चौथा भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता के कारण, पांचवा भारतीय कृषि में उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए गए सुधारों के बारे में। तो शुरू करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व से। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है तथा भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषि एवं संबंधित क्षेत्र पर ही आश्रित है। इसके साथ ही कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह जीवन का साधन के साथ साथ उद्योग धंधों एवं अर्थव्यवस्था के लिए आधारशिला के रूप में भी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही भारतीय कृषि भारत की लगभग 48.5% जनसंख्या को रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है। तो एक और जहां कृषि खाद्यान्न समस्या को दूर करती है, तो वहीं इसका भारत की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान है तथा यह द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों की आधारशिला भी है। तथा कृषि के महत्व को हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में भी व्यक्त कर सकते हैं। उनके अनुसार कृषि को सर्वाधिक प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि यदि कृषि असफल होगी तो सरकार और राष्ट्र दोनों ही असफल हो जाएंगे। राइट। अब हम भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का जो योगदान है, चाहे वो राष्ट्रीय आय में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, खाद्यान्न के क्षेत्र में हो, हम हर एक को डिटेल से वन बाय वन समझते जाएंगे। राइट। तो पहला हो जाएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान। राइट। देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का 1950-51 में जो योगदान था वो था 55.4% और उसके बाद से निरंतर राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान घटता चला गया। इसका कारण ये है कि जो लोग पहले स्वतंत्रता के समय, जो लोग लगभग, जैसे अगर हम देखें तो स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी और समय के साथ साथ ये जो जनसंख्या का एक बड़ा भाग कृषि को छोड़कर द्वितीय क्षेत्र एवं तृतीय क्षेत्र में रोजगार में लिप्त हो गया। इसीलिए कृषि का उत्पादन दर वही रही, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या जो है वो द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में लिप्त हो गई। राइट। तो यहाँ पर 1950 एवं 51 में जो राष्ट्रीय आय में योगदान था वो था 55.4%। वहीं फिर 1990-91 में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 38% था। उसके बाद में 2017-18 में राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 18% था। और अगर वर्तमान आंकड़ों की बात करें तो सकल मूल्य वर्धन में, ग्रॉस वैल्यू एडेड में 2019-20 में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान 17.8% है। इसके साथ ही लॉकडाउन के समय या कोरोना महामारी के कारण जो लॉकडाउन लगे थे, उस समय या कोरोना महामारी के दौरान ही कृषि एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसकी वृद्धि दर धनात्मक थी। वहीं अगर द्वितीय क्षेत्र की बात करें या तृतीय क्षेत्र की बात करें तो उनकी जो वृद्धि दर थी वो ऋणात्मक रही थी। कृषि का दूसरा जो सबसे बड़ा योगदान है वो है रोजगार उपलब्ध कराना। राइट। भारतीय कृषि स्वतंत्रता के समय से ही अधिकांश लोगों के रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान देती है। 1950-51 में भारत की लगभग 70% जनसंख्या को रोजगार कृषि से प्राप्त होता था। वहीं फिर ये जो संख्या है ये भी निरंतर कमी होती चली गई। 2000 और 2001 में 59% जनसंख्या रोजगार हेतु कृषि पर निर्भर थी। 2010-11 में 55% जनसंख्या, 2015-16 में 49% जनसंख्या। राइट। और ILO के अनुसार, ILO स्टैटिस्टिक्स के अनुसार इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में भारत की जो जनसंख्या है या भारत की लगभग 42% जनसंख्या को रोजगार कहां से प्राप्त हो रहा है? कृषि से हो रहा है। या हम कहें कि 42% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है रोजगार हेतु। राइट।
तो ये रोजगार के बारे में समझ में हो गया। और एक चीज और हम क्लियरली कह सकते हैं कि कृषि निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा क्षेत्र है जो कि रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है, और कितने, लगभग वर्तमान समय में 42%, राइट। तीसरा बिंदु हो जाएगा यहाँ पर खाद्यान्न आपूर्ति। देखिए, सभी नागरिकों के जीवन यापन के लिए भोजन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, और भोजन के लिए खाद्यान्न की जो आपूर्ति है उसके लिए हम कृषि पर ही निर्भर है, और भारतीय कृषि खाद्यान्न आपूर्ति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, राइट। 1950 स्वतंत्रता के समय या 1950 के दशक में भारत में खाद्यान्न की समस्या थी। आपको पता होगा कि दो युद्ध लड़े गए और उसके बाद में सूखों की वजह से भारत में खाद्यान्न की समस्या थी। परंतु हरित क्रांति के बाद में खाद्यान्न के उत्पादन में भारत में आत्मनिर्भरता आई, और खाद्यान्न की दृष्टि से भारत हरित क्रांति के बाद में आत्मनिर्भर हो गया। 1950 से लेकर वर्तमान समय तक की बात करें तो भारत में जनसंख्या 3 गुनी बढ़ी है। जितनी जनसंख्या स्वतंत्रता के समय थी उससे 3 गुनी तो जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन कृषि में जो उत्पादन है वो कितना गुना बढ़ा है, 5 गुना बढ़ा है। वही दुग्ध उत्पादन कितना बढ़ा है, 7 गुना बढ़ा है, अर्थात कृषि उत्पादन 5 गुना बढ़ा है। यही कारण है कि दुनिया की 17% जो जनसंख्या है वो भारत की 2.4 या दुनिया के 2.4 क्षेत्रफल पर निर्भर है, और हम दुनिया के क्षेत्रफल का 2.4% होने के बावजूद भी दुनिया की 17% जनसंख्या का आसानी से भरण पोषण करने में सक्षम है। इसके साथ ही कृषि मंत्रालय के अनुसार 2017-18 में भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन 285 मीट्रिक टन था, राइट। कितना, 285 मीट्रिक टन था। इसके साथ ही भारतीय कृषि उद्योगों के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराती है। वर्तमान समय में जो सेवा क्षेत्र है वो अर्थव्यवस्था का इंजन बन चुका है, और इसके साथ ही जो द्वितीयक क्षेत्र है वह भी अधिक लोगों को रोजगार दे रहा है। लेकिन अगर हम एक दृष्टि से देखें तो जो द्वितीयक क्षेत्र है और जो तृतीयक क्षेत्र है, खासकर द्वितीयक क्षेत्र, इसके कई उद्योग अपने कच्चे माल के लिए कृषि पर ही निर्भर है, राइट। जो पारंपरिक दृष्टि से देखें तो कृषि जो है कपड़ा उद्योग के लिए कपास के रूप में, शक्कर उद्योग के लिए गन्ने के रूप में, खाद्य तेल के लिए सोयाबीन, मूंगफली, उसके बाद में तिली हो जाएगा, सरसों हो जाएगा, और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए दूध के रूप में कच्चा माल उपलब्ध कराती है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण वर्तमान समय में फूड प्रोसेसिंग में बहुत ही वृद्धि दर होने की संभावना है, या फूड प्रोसेसिंग जो है वो कुछ वर्षों में बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाएगा। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो भारत में कृषि या भारत में किसानों की आय दोगुना ना होने का एक कारण, या भारत में किसानों की आय निम्न होने का एक कारण ये भी है कि हमारे देश में फूड प्रोसेसिंग की जो दर है वो क्या है, बहुत ही कम है। क्योंकि आप समझिए, भारत में प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके हम खाद्यान्न का उत्पादन तो कर लेते हैं, लेकिन हम दरअसल ये है कि उसमें मूल्यवर्धन नहीं कर पाते। जैसे अगर आप देखें सोयाबीन, अगर एक किसान सोयाबीन को सीधा उत्पादन करके वह सीधा मंडी में बेच देता है, राइट, तो उसको कम आय प्राप्त होगी। परंतु अगर वही किसान अगर एक प्लांट के माध्यम से सोयाबीन से सोया चंक्स है, सोया पनीर है, सोया मिल्क है, सोया फिर उसके बाद में गट्टे हो जाएंगे, इस तरीके के सोयाबीन से कई उत्पादों को बनाता है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसके परिवार के जितने भी आसपास के लोग हैं उनका रोजगार भी बढ़ेगा, उत्पादकता भी बढ़ेगी, और उस किसान की आय भी बढ़ेगी। तो भविष्य में जो कृषि है वो फूड प्रोसेसिंग के लिए या फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज है उसके लिए कच्चा माल भी उपलब्ध करा रहा है और कराएगा। इसके साथ ही कृषि जो है वो अन्य उद्योगों जैसे हस्तकरघा उद्योग, राइट, बुनाई उद्योग, तेल निकालना और कई माइक्रो स्मॉल एवं मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए भी कच्चा माल उपलब्ध करा रहा है, राइट। भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री या आरबीआई के पूर्व गवर्नर रंगराजन के अनुसार यदि कृषि में
1% परिवर्तन होता है तो उससे औद्योगिक उत्पादन में 0.5% का परिवर्तन भी होता है, राइट। अगर कृषि में 1% उत्पादन कम होगा तो औद्योगिक उत्पादन भी 0.5 कम हो जाएगा। वहीं कृषि में उत्पादकता बढ़ेगी तो औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ जाएगा, राइट। अगला बिंदु है भारतीय कृषि गरीबी उन्मूलन एवं समावेशी विकास में भी अपना बहुत महत्व देती है, राइट। और यहाँ पर अगर हम समझें तो देखिए भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 2011 की जनसंख्या के अनुसार 68.8% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जो कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर है। प्रत्यक्ष रूप से देखें तो 48.5% जनसंख्या कृषि से रोजगार प्राप्त करती है, और अप्रत्यक्ष रूप से देखें तो जो 68% जनसंख्या है वो कृषि पर ही क्या है, निर्भर है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें हरियाणा में कृषि का जीडीपी में योगदान कितना है, 45% है। इसीलिए अन्य राज्यों की अपेक्षा हरियाणा में गरीबी कम है। वहीं अगर हम चाइना का उदाहरण लें तो 1978 से लेकर 84 में चाइना में कृषि के सुधार किए गए और उसकी वजह से कृषि में वृद्धि हुई, और कृषि में वृद्धि होने की वजह से 1978 से 84 के बीच में गरीबी 37% से घटकर 17% हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कृषि में वृद्धि होती है तो उससे गरीबी उन्मूलन भी होता है। क्योंकि अगर हम सामान्य रूप से देखें तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग मजदूर के रूप में कार्यरत हैं या डेली वर्कर्स हैं, वो खासकर गरीबी में गिने जाते हैं। और अगर कृषि में वृद्धि होगी तो उन लोगों को जो सीमांत वर्कर्स हैं उनको भी रोजगार मिलेंगे और इससे गरीबी भी क्या होगी, गरीबी भी कम होगी। और गरीबी कम होगी तो उससे क्या होगा, सभी जो लोग हैं उनका एक साथ एक समान विकास हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो कृषि है वो गरीबी उन्मूलन एवं समावेशी विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसके साथ ही भारतीय कृषि का निर्यात में भी योगदान है। अगर हम देखें तो स्वतंत्रता के समय भारत में जहां खाद्यान्न समस्या थी और हमें दूसरे देशों से खाद्यान्न के जो अनाज था, खाद्यान्न या अनाज को आयात करना पड़ता था, और इसकी वजह से हमारी विदेशी पूंजी का एक बड़ा भाग हम दूसरे देशों को दे देते थे। वहीं अगर कृषि में उत्पादकता जैसे बढ़ी है उसके साथ ही भारत अब खाद्यान्न के क्षेत्र में आयातक न होकर निर्यातक की भूमिका में है, राइट। WTO के अनुसार विश्व के कुल निर्यात में भारत के कृषि उत्पादों का जो योगदान है वो 2.27% है, कब, 2017 में। और वहीं हम 1.7% के समथिंग आयात करते हैं। इसका मतलब वर्तमान समय में भारत WTO के अनुसार विश्व निर्यात में भारत का निर्यात कितना है, 2.27%, जो कि आयात से अधिक है। इसके साथ ही जो अधिकांश किसान हैं जब वो बचत करते हैं तो उससे कृषि से पूंजी निर्माण में भी क्या होता है, योगदान प्राप्त होता है। तो कृषि से पूंजी निर्माण होता है और इसी पूंजी को हम पुनः कृषि क्षेत्र में या उद्योग क्षेत्र में या फिर सेवा क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। और जब यही पूंजी पुनः निवेश होगी तो उससे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो और तेजी से आगे बढ़ेगी। अगला, इसके साथ ही खाद्यान्न के निर्यात द्वारा राजकोष में भी वृद्धि हो रही है। हम जितना अनाज उत्पादित होता है उसमें से हम कुछ हमारे घरेलू उपयोग के लिए संरक्षित करते हैं, राइट, FCI के द्वारा प्रकोर किया जाता है, और कुछ अनाज को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात कर देते हैं, जिससे हमारे राजस्व में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कृषि के महत्व को समझने का प्रयास किया, राइट। और ये आपको पता है कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आधारित है। एक और जो है कृषि खाद्यान्न समस्या को हल करती है, तो वहीं दूसरी ओर यह निजी क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार प्रदान कर अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो ये था भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व। हालांकि ये
भारतीय कृषि के महत्व को समझाने के लिए कम शब्द हैं, लेकिन फिर भी अगर हम व्यापक रूप से देखें तो हम कई डायमेंशन से इसके उत्तर को लिख सकते हैं, राइट। यहां पर इससे 3 नंबर के जो है प्रश्न इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आय में कृषि का कितना योगदान है, राइट। तो इसीलिए अगर ये 3 नंबर में प्रश्न आता है तो आपको सीधा सीधा बता देना है कि 1950 के समय, 90 के समय और वर्तमान समय में कृषि का योगदान कितना है। फिर कृषि का निर्यात में योगदान कितना है, राइट। 5 नंबर में जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो ये है कि कृषि किन किन उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराती है तथा कृषि से जुड़े हुए क्षेत्रों को बताइए। ये 5 नंबर में पूछा जा सकता प्रश्न है जो कि बहुत आसान है, राइट। फिर 11 नंबर में जो प्रश्न पूछा जा सकता है वो ओवरऑल है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे कृषि पर टिकी हुई है। इसको आप अगर जब 11 नंबर का हम उत्तर लिखेंगे तो सीधी सी बात है, हमको एक तो शुरू में प्रस्तावना लिखना है, राइट, और उसके बाद में यहाँ पर ये शब्द है कि कैसे टिकी हुई है। टिकी हुई का मतलब क्या है कि भारतीय कृषि आधारशिला है। तो हम सीधा बता सकते हैं कि एक और तो जहाँ पर लगभग 42% जो रोजगार है वो कृषि सीधा रोजगार उपलब्ध कराती है, वहीं द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों के लिए भी जो कच्चा माल उपलब्ध कराती है। इस तरीके से हम यहाँ पर इसकी जो बॉडी है उसको उत्तर लिखेंगे और अंत में क्या लिख देंगे, निष्कर्ष। तो इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा प्रश्न है हमारा हल हो जाएगा जिसके बारे में हमने चर्चा की है, राइट। अब यहाँ पर अगला जो प्रश्न पूछा जा सकता है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्ता पर प्रकाश डालिए, राइट। तो यहाँ पर महत्ता का जो प्रकाश है वो हमने अभी पूरा का पूरा समझा है। तो इस तरीके से व्यवस्थित रूप से प्रस्तावना, बॉडी और कंक्लूजन के माध्यम से हम बहुत अच्छा उत्तर लिख सकते हैं, राइट। अब हम आज का हमारा दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, भारतीय कृषि की विशेषताएं। देखिए, भारतीय कृषि की कई विशेषताएं हैं जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि भारतीय कृषि हमारे देश की लगभग आधी आबादी की क्या है, आजीविका का साधन है। या फिर हम ये कहें कि भारत की लगभग 48 या 49% जनसंख्या रोजगार हेतु कृषि पर निर्भर है। दूसरी विशेषता है कि भारतीय कृषि की मानसून पर निर्भरता। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में आज भी सिंचाई के साधन पर्याप्त नहीं है तथा वहां के जो कृषक हैं वो मानसूनी वर्षा हेतु ही या मानसूनी वर्षा पर ही निर्भर होते हैं। इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है और भारतीय कृषि जो है वो मानसून पर निर्भर है। तीसरा हो जाएगा निम्न उत्पादकता हो जाएगा। भारतीय कृषि आज भी परंपरागत तरीके से की जाती है। वहां पर परंपरागत तरीकों से जब कृषि की जाती है तो उससे प्रति हेक्टेयर जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, वो भी क्या है, कम है। इसके साथ ही अपर्याप्त सिंचाई। एक और जहां पर अधिकांश क्षेत्र वर्षा पर ही निर्भर होते हैं सिंचाई के लिए, तो वहीं अधिकांश क्षेत्रों में सिंचाई के लिए नहरें हैं और नलकूप भी हैं, लेकिन वो भी उतने ज़्यादा पर्याप्त नहीं है। अर्थात भारत के अधिकांश क्षेत्रों में सिंचाई के अपर्याप्त साधन है, राइट। इसके साथ ही छोटी जोतें, भारत में छोटी या लघु जोतें होना भी निम्न उत्पादकता या भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख क्या है, गुण है। देखिए, जैसे जैसे हमारे देश की जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है और आपको पता है कि जनसंख्या में क्या होगी, अगर वृद्धि होगी तो सीधी सी बात है जो कृषि के उत्तराधिकारी हैं उनमें कृषि का जो जमीन है वो भी क्या होती है, बट जाती है, राइट। जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति के पास में 10 एकड़ जमीन थी, फिर उसके 2 बेटे हुए तो 5-5 एकड़ और फिर ये 2.5 एकड़, 3 एकड़, इस तरीके से जो कृषि जोत का आकार है वो निरंतर क्या है, कम होता जा रहा है। और यहाँ पर कृषि जोत अगर कम होगी तो कृषि का यंत्रीकरण नहीं हो पाएगा, अर्थात हम छोटी जोत में अधिक जो है साधनों का प्रयोग करने में असमर्थ होते हैं, इसीलिए भी हमारी कृषि जो है उसमें निम्न उत्पादकता पाई जाती है। तो बहरहाल ये तो इसका प्रतिफल था जो कि मैंने बता दिया है। बाकी विशेषता के तौर पर भारत में अधिकांश जो जोतें हैं वो कैसी है, छोटी जोतें हैं या लघु जोतें हैं। और इसके साथ ही भारत में लगभग
86% जो जोते हैं वो 2 हेक्टेयर से भी क्या है, कम है, राइट। अमेरिका जैसों की तुलना में भारत में जो कृषि जोत का आकार है वो बहुत ही क्या है, छोटा है। अगला, मौसमी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि लगभग 48 से 49% जो लोग हैं उनको रोजगार कृषि से मिलता है, लेकिन यहाँ पर बेरोजगारी भी जो है वो पाई जाती है। और वो बेरोजगारी कैसी है, मौसमी बेरोजगारी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी, राइट। यहाँ पर किसी विशेष ऋतु में जब फसल कटाई होती है तब ग्रामीण क्षेत्रों को या जो कृषि में जो लोग कृषि में लिप्त हैं उन लोगों को रोजगार मिलता है, बाकी के मौसम में वो बेरोजगार हो जाते हैं। वैसे ही एक परिवार के अधिक सदस्य जब खेती करते हैं लेकिन उससे जब खेती की उत्पादकता नहीं बढ़ती है तो वो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, और ये भी हमारी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। अगला, यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि निर्वाह कृषि, भारत में आज भी अधिकांश क्षेत्रों में निर्वाह खेती की जाती है, अर्थात जो कृषि की जाती है वो लाभ के उद्देश्य से नहीं की जाती बल्कि जीवन यापन के लिए कृषि की जाती है। जैसे किसी के पास में अगर कम जमीन है या कम भूमि है तो उसको वहाँ पर फल फूल सब्जियों इनका प्रयोग करना चाहिए ताकि उसकी उत्पादकता है, उस क्षेत्र की उत्पादकता भी बढ़ेगी और उस कृषक की इनकम भी बढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर वही जो है कृषि में खाद्यान्न ही बोया जाता है, अर्थात जीवन यापन के लिए ही जो कृषि की जाती है उसे निर्वाह कृषि कहते हैं, और ये हमारी अर्थव्यवस्था का लक्षण है। निर्वाह खेती की जगह पर जो है वाणिज्यिक कृषि है इसमें लगातार कमी है, क्योंकि जब तक पारंपरिक तरीके से जो खाद्यान्न फसलें बोई जाएंगी उनकी जगह पर अगर वाणिज्यिक फसलें नहीं बोएंगे तो उत्पादकता भी कम होगी और लाभ भी कम होगा। अगला, भारत में जो खाद्यान्न फसलें हैं वो मुख्य रूप से बोई जाती हैं, ठीक है। भारत के अधिकांश क्षेत्रों में और कितना 66% क्षेत्रों में खाद्यान्न फसलों में धान हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, यही प्रमुख खाद्यान्न फसलें बोई जाती हैं। और व्यापारिक जो फसलें हैं वो केवल और केवल 34% ही होती हैं, राइट। अगला हो जाएगा यहाँ पर श्रम प्रधान कृषि। भारतीय कृषि में श्रम की अधिकता है क्योंकि यहाँ पर जो आधुनिक मशीनीकरण है, ठीक है, जैसे हार्वेस्टर हो जाएगा, रीपर हो जाएगा, लैंड लेवलर्स हो जाएगा, ट्रैक्टर्स हो जाएगा, इनका प्रयोग आज भी निम्न अनुपात में होता है। तो यहाँ पर जो भारतीय कृषि है वो लेबर इंटेंसिव है, राइट, लेबर इंटेंसिव या श्रम प्रधान कृषि है क्योंकि आधुनिक यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है। फिर अगला, भारतीय कृषि परंपरागत तरीके से हो रही है। आज भी भारतीय कृषि में जो है हल है या फिर पुराने बीज, जैसे जो एक बार जो फसल बो देते हैं उसको ही जो है कृषक वो बीज के रूप में बचा लेते हैं, फिर हल के माध्यम से या जो सिंचाई के परंपरागत तरीके हैं उन्हीं तरीकों से अर्थात परंपरागत तरीकों से ही आज भी कृषि हो रही है, राइट। इसके साथ ही दोषपूर्ण कृषि, भारत जो है भारत में कई कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं और हो सकता है कि किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु अलग हो, अगर वहाँ पर हम अलग अलग फसलों को या उस जलवायु के उपयुक्त फसलों को बोएंगे तो स्वाभाविक रूप से वहाँ पर लाभ अधिक मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ पर अशिक्षा के कारण एवं जानकारी के अभाव में जो कृषक होते हैं वो कृषि जलवायु को महत्व ना देकर पारंपरिक रूप से आसपास के क्षेत्रों में जो भी फसलें बोते हैं और जो भी तरीके अपनाए जाते हैं उनका ही प्रयोग करते हैं। इससे कृषि में कई प्रकार के दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं कि दोषपूर्ण कृषि एवं परंपरागत कृषि ये भी भारतीय कृषि की क्या है, महत्व है, राइट। इसके साथ ही अधिकांश क्षेत्रों में मृदा की समस्याएं एवं पशुचारण, अधिकांश मतलब अधिक रूप में पशुचारण, खनन इत्यादि गतिविधियों के कारण कृषि की जो उत्पादकता है, भूमि की जो उत्पादकता है, उर्वरकता है, वो भी कम हो रही है। अर्थात भारतीय जो कृषि है उसमें अधिकांश क्षेत्रों में मृदा अपरदन एवं निम्नीकरण जैसी समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं। जैसे पंजाब एवं हरियाणा में निम्नीकरण की समस्याएं कुछ ज़्यादा ही रूप में है, राइट। अगला, आधुनिक कृषि आगतों का अभाव, इसको हम कह सकते हैं
इनपुट। भारतीय कृषि में चाहे आप ये कह लीजिए कि भारतीय कृषि परंपरागत कृषि है या आधुनिक कृषि आगतों का अभाव नहीं है, अर्थात भारतीय कृषि में उन्नत किस्म के बीज, उन्नत जो उर्वरक हैं, रासायनिक उर्वरक हो जाएंगे, जैविक उर्वरक हो जाएंगे, उन्नत बीज हो जाएंगे, आधुनिक मशीनें हो जाएंगी, हार्वेस्टर, इनका प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में होता है। अगला, भूस्वामी एवं काश्तकार संघर्ष, राइट। भारत के जो जितने भी क्षेत्र होते हैं, अधिकांश क्षेत्रों में जो भूस्वामी होता है वो कोई और गतिविधि करता है और वो अपनी भूमि को किसी काश्तकार को या जोतदार को या फिर जिसको हम कह सकते हैं पट्टे पर दे देता है, तो कोई दूसरा व्यक्ति काश्तकार के रूप में वहां पर कृषि करता है। और ये हमारी कृषि का भी क्या है, एक महत्वपूर्ण गुण है। अच्छा, इससे होता क्या है, समझिए कि भूस्वामी को केवल और केवल अपनी भूमि का रेंट चाहिए, राइट, किराया, और यहाँ पर जो काश्तकार होता है वो अधिक से अधिक लाभ लेना चाहता है। इसीलिए जो काश्तकार या जोतदार होता है वो एक साल में अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहता है, इसलिए कई ऐसे तरीकों को भी अपनाता है जिससे मृदा अपरदन या निम्नीकरण जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, राइट। अगला हो जाएगा खेतों का उपखंडन एवं उपविभाजन। जनसंख्या बढ़ रही है, उसकी वजह से जो किसान के जितने भी उत्तराधिकारी होते हैं उनमें फिर भूमि का बंटवारा हो जाता है, फिर उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं उनमें फिर भूमि का बंटवारा हो जाता है। इस तरीके से भूमि का उपविभाजन हो रहा है और उपविभाजन से कृषि जोत का आकार कम होगा, और कृषि जोत का आकार कम होगा तो सीधी सी बात है मशीनीकरण या कृषि का यंत्रीकरण नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से निम्न उत्पादकता रहेगी, राइट। और उपखंडन का होता है कि एक किसान की जो जमीन है वो एक जगह पर ना होकर उसकी जमीन के कई क्षेत्रों में बटा होना, ये भी भारतीय कृषि की क्या है, एक विशेषता है। और यहाँ पर एक और विशेषता है कि यहाँ पर विभिन्न फसलों की कृषि। देखिए, भारत जलवायु की दृष्टि से कई भागों में बटा हुआ है, इसीलिए भारत में कई जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं और जलवायु में परिवर्तन के कारण भारत में कई प्रकार की फसलें, चाहे वो मसालों की कृषि हो, रबर की हो, कॉफी की हो, राइट, फिर मक्का हो, ज्वार हो, गन्ना हो, गेहूं, लगभग हम ये कहें कि खाद्यान्न प्रमुख व्यापारिक हो या वाणिज्यिक, लगभग सभी प्रकार की फसलों का उत्पादन भारत में किया जाता है। अर्थात भारत में फसलों की भी क्या है, विविधता पाई जाती है। तो ये हमने यहाँ पर भारतीय कृषि की विशेषताओं के बारे में समझा और अच्छे से पढ़ा। अब यहाँ से 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो आपको मुख्य रूप से जो मुख्य विशेषताएं हैं वो बता देनी है। 5 नंबर में आता है तो आप और बता दें, और अगर यही क्वेश्चन 11 नंबर में पूछा जाए तो शुरू में हम एक इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद में हम इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा विस्तृत करके लिख देंगे और अंत में निष्कर्ष लिख देंगे, तो स्वाभाविक रूप से हमको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। यहाँ पर मैंने पूरा प्रयास किया है कि कृषि में जितनी भी विशेषताएं हैं वो हम उनको पूरा का पूरा विस्तृत रूप से उनको समझें। ये नहीं कि हमने यहाँ पर 5 टॉपिक ले लिए और उन्हीं 5 टॉपिक का हमने विस्तृत वर्णन कर दिया। आपके पास में डायमेंशंस ज़्यादा होना चाहिए। मेंस में अगर आपके पास में डायमेंशंस अधिक होंगे तो आपको लिखने में सहूलियत होगी। प्रस्तावना लिखी और उसके बाद में जैसे 15 डायमेंशंस है, अगर आपको 10 भी याद है तो आप 10 लिख सकते हैं, उनका विवरण दे सकते हैं, कंक्लूजन लिखा तो आपको उत्तर जो है नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे, राइट। अब हम भारतीय कृषि के समक्ष चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे एवं समझेंगे। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का अत्यधिक महत्व है। इसके बावजूद हमारी कृषि में कई चुनौतियां भी बनी हुई हैं और जब तक इन चुनौतियों का समाधान नहीं निकाला जाएगा तब तक भारतीय कृषि में उत्पादकता भी नहीं बढ़ेगी और किसानों की जो कृषक वर्ग है उसकी आय में भी वृद्धि नहीं होगी। तो समझते हैं कि भारतीय कृषि में कौन कौन सी चुनौतियां हैं जिनका समाधान अति अनिवार्य है, राइट। सबसे पहली है यहाँ पर स्थिर कृषि आय। देखिए, भारत में कृषि योग्य भूमि सीमित मात्रा में है और वो उसी मात्रा में ही रहेगी।
जब तक हम कृषि में बीजों का, आधुनिक मशीनों का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि नहीं होगी। और अगर प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि नहीं होगी तो फिर कृषि में जो वृद्धि दर है, कृषि की वृद्धि दर, वह भी क्या रहेगी, निम्न रहेगी। तो यहाँ पर चूंकि भारत में अधिकांश क्षेत्रों में आज भी आधुनिक आगतों जैसे बीज उपकरण, यंत्रीकरण हो जाएगा, रासायनिक उर्वरक, इनका कम प्रयोग होने की वजह से आज भी जो उत्पादन है वो लगभग उसी दर से है जिस दर से कई वर्षों से हो रहा है। और यही वजह है कि जो है कृषि से जो आय होती है वो क्या होती है, स्थिर होती है। तो स्थिर कृषि आय हो जाएगी। दूसरा हो जाएगा स्थानीय कृषि प्रबंधन प्रणाली का अभाव। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको समझिए। देखिए भारत कई कृषि जलवायु क्षेत्रों में बटा हुआ है, अर्थात अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग जलवायु है जहां पर अलग अलग प्रकार की फसलें बोई जानी चाहिए। अगर उनका प्रबंधन स्थानीय रूप से होगा तो जाहिर सी बात है उन फसलों की, या जो भी क्रॉप्स वहां पर बोई जाती हैं, उनकी उत्पादकता में वृद्धि होगी, राइट। क्योंकि मध्य प्रदेश में कृषि की जो चुनौतियां हैं या जो जलवायु है वो अलग प्रकार की है, तो यहाँ पर जो फसलें बोई जा रही वो भी अलग प्रकार की होंगी। तो उनका प्रबंधन कि यहाँ पर इनपुट के रूप में और यहाँ की जो समस्या है इनका निराकरण कैसे हो सकता है। अगर हम स्थानीय क्षेत्रों का प्रबंधन नहीं करेंगे और अगर प्रबंधन राष्ट्रीय तरीके से, ये राष्ट्रीय स्तर पर जब प्रबंधन होगा या राष्ट्रीय स्तर पर योजनाएं बनाई जाएंगी तो उससे क्षेत्र विशेष में कृषि में अधिक फायदा नहीं होगा। इसीलिए अगर हमें कृषि में उत्पादन, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अधिक बढ़ानी है, किसानों की या कृषक की आय को बढ़ाना है, तो स्थानीय कृषि प्रबंधन प्रणाली का हमको बढ़ाना होगा, राइट। तो स्थानीय कृषि प्रबंधन प्रणाली का अभाव पाया जाता है, यह भी हमारी कृषि के समक्ष एक चुनौती है। अगला हो जाएगा जलवायु परिवर्तन का बढ़ता खतरा। देखिए कृषि की उत्पादकता एवं फसलों की वृद्धि या फसलों की जो उत्पादकता है उसका सीधा संबंध जलवायु से होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल को अगर जैसे जब वो बोई जाती है तो हल्का उष्ण तापमान होना चाहिए, लेकिन जब वो पकती है तो उस समय पे कड़ाके की ठंड पड़नी चाहिए। लेकिन अगर कड़ाके की ठंड नहीं पड़ेगी तो उससे कृषि की प्रति हेक्टेयर जो उत्पादकता है वो कम हो जाती है। और यही जो है लगभग सभी फसलों के साथ होता है। इसलिए अगर जलवायु में परिवर्तन होगा, राइट, वर्षा के समय एवं मात्रा में परिवर्तन होता है, तापमान की मात्रा में परिवर्तन होता है, या फिर अन्य कारकों में परिवर्तन होता है, तो उससे कृषि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। और इसी वजह से जो जलवायु परिवर्तन है वो एक चुनौती है। अगला हो जाएगा कृषि जोत का आकार लगातार कम होना। देखिए जैसे जैसे हमारे देश में जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो कृषक है उसके उत्तराधिकारियों में भूमि का बंटवारा होता चला जाएगा और कृषि जोत क्या होगी, लगातार छोटी होती चली जाएगी। और कृषि जोत जितनी छोटी होगी यांत्रिकीकरण कम होगा, उत्पादन कम होगा और आय एवं वृद्धि दर भी क्या होगी, कम होगी। अगला हो जाएगा उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव, राइट। देखिए यहाँ पर वैश्वीकरण की वजह से हम कई देशों के जो बीज हैं, उनके यंत्र हैं, उनको बगैर किसी भारतीय जलवायु के परिप्रेक्ष्य में रिसर्च करते हुए हम उनका उपयोग ला रहे हैं। विदेशों में जिन यंत्रों का प्रयोग हो रहा है वो अलग जलवायु या अलग विशेष क्षेत्र में कार्य करते हैं। अगर वही की वही मशीनों को हम भारत में बगैर किसी रिसर्च के इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है, एक तो वो उतना अच्छा हमारे भारत में रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, और दूसरी चीज़ इससे हमारी जो कृषि में जो इनपुट है, ये जो लागत है वो भी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो वैश्वीकरण की वजह से दुनिया के जो अन्य देश हैं उनमें चाहे जो कीटनाशक हो, रसायन हो या फिर बड़ी बड़ी मशीनें हो, जब तक उनका हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में उनके गुणों के बारे में अनुसंधान नहीं करेंगे तब तक उनका हम बेहतर प्रभाव भारत में नहीं देख पाएंगे, राइट।
तो ये यहाँ पर वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के जो नकारात्मक प्रभाव है वो भी कृषि पर बढ़ते जा रहे हैं, राइट। इसके बाद में अगला हो जाएगा कुल कारक उत्पादन में क्या हो जाएगी, गिरावट हो जाएगी। तो जो जितना भी उत्पादन है प्रति हेक्टेयर वो बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जलवायु परिवर्तन और कई समस्याओं की वजह से उत्पादन बढ़ने की वजह उसमें गिरावट आ रही है। और इसका क्या कारण है, नई तकनीकों का, उन्नत बीजों का और नई जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल ना कर पाना, राइट। अगला हो जाएगा कि सिंचाई में जो जितने भी रासायनिक, ठीक है, जब कृषि में कई रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है और सिंचाई भी जब जरूरत से ज़्यादा की जाती है तो उससे मृदा की जो लवणता है वो बढ़ती है एवं मृदा के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगला, पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना। वर्तमान समय में जो कृषक हैं वो कई ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं जिससे पर्यावरण संरक्षण की भी एक चुनौती बनती जा रही है। जैसे आपको पता होगा कि वर्तमान समय में धान की जो पराली जलाई जाती है उससे दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण की समस्या बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। हालांकि उसके अन्य कारण भी हैं, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो पराली जलाना जो है, पराली जलाने से वायु प्रदूषण है एवं अत्यधिक रासायनिक उर्वरक के प्रयोगों से मृदा प्रदूषण, भूमिगत जल का प्रदूषण, इस तरीके से पर्यावरण की जो सुरक्षा है उसको भी हमको ध्यान में रखना होगा। अगला हो जाएगा ऋणग्रस्तता हो जाएगा। वर्तमान समय में कृषि में कई कीटनाशक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है और जो छोटे एवं सीमांत कृषक होते हैं उनके पास में ऋण के मतलब एक तरीके से ऋण उपलब्ध नहीं होता है। इसीलिए जब वो बुआई करते हैं तो उस समय पे वो साहूकार या स्थानीय क्षेत्र पर ऋण ले लेते हैं और बाद में जाकर उन पर इसी ऋण का बोझ बढ़ता जाता है। और यही कारण है कि भारत में अधिकांश लघु एवं सीमांत किसान ऋणग्रस्तता की समस्या से जूझ रहे हैं, राइट। अगला, वित्तीय संकट हो जाएगा। जब तक पूंजी या वित्त नहीं होगा तब तक कृषि में निवेश नहीं होगा और कृषि में निवेश ना होने की स्थिति में कृषि की उत्पादकता या कृषि की वृद्धि दर में कमी आती चली जाएगी, राइट। अगला हो जाएगा जल जमाव एवं सिंचाई में जल का अपव्यय, राइट। यहाँ पर अगर हम देखें तो कई क्षेत्रों में जो है कृषक हैं वो सिंचाई के नवीनतम तकनीक है उसका प्रयोग कम हो रहा है। जैसे स्प्रिंकलर हो जाएगी, ड्रिप सिंचाई हो जाएगी। तो ड्रिप और स्प्रिंकलर से जब सिंचाई की जाती है तो उससे पानी की बचत होती है। लेकिन क्या है कि कई जगह पे ग्रामीण क्षेत्रों में जो है सब्सिडी युक्त उनको बिजली भी मिल रही है, राइट। इसकी वजह से किसान कई बार क्या करते हैं, खेत में पानी छोड़ देते हैं और पानी अनावश्यक रूप से कई बार बहता रहता है। जितनी ज़रूरत नहीं होती है उससे अधिक जो जल का प्रयोग है वो हमारे कई क्षेत्रों में किया जाता है। तो यहाँ पर एक तो इससे जल जमाव होता है, जल जमाव से एक तरीके से निम्नीकरण होगा या फिर लवणता बढ़ेगी और वहीं जो सिंचाई में जो जल है उसका भी अपव्यय होगा, राइट। तो ये हमने यहाँ पर भारतीय कृषि में प्रमुख चुनौतियों के बारे में समझा, राइट। अब तक मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम अब नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।